हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। इस 40 प्रश्नों में आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम से लगभग 5 या 6 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे और टॉपिक भी आपका कवर होगा। तो आपका जो आगामी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं और एनटीपीसी जिनका आगामी एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इन लोगों का कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली मिल जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा है? यह एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो कामसूत्र जो है वह वात्स्यायन जी लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसी प्रकार कामसूत्र के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं और चीज़। कामसूत्र जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कामसूत्र में कुल 7 अध्याय दिए गए हैं। 7 अध्यायों के साथ साथ कामसूत्र में जो आपके किस काल में बोला, अगर पूछेगा किस काल में रचित हुआ है तो हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह रचित हुआ था। और पूछा जाता है कामसूत्र का मुख्य विषय क्या था? तो कामसूत्र का जो मुख्य विषय था वह मानव कामुकता और जीवन शैली पर आधारित था। चलिए यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वह आपका कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था। तो हड़प्पा जो सभ्यता के जो शहर हैं वह किस प्रकार थे, यह पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर हैं वह आयताकार ग्रिड में इनको रखा गया था। अब हड़प्पा के बारे में थोड़ी और जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा जो है वह सभ्यता सबसे बड़ी इमारत कौन सी है पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा सभ्यता की थी अन्नागार। अन्नागार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। इसमें पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल महान स्नानागार है, जो कि यहीं पे हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा नगरों की निर्माण सामग्री पूछी जाती है तो वहाँ मिला था ईंट, जो कि आपके घरों में लगी होती है। और पूछा गया था हड़प्पा स्थल में जल निकासी की क्या विशेषता थी? तो वहाँ पे ढकी हुई नालियाँ मिलती हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो शब्द है वह आपका ऑप्शन नंबर बी बुद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। चलिए बुद्ध धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं आपकी 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं। एक को महायान बोलते हैं और दूसरे को आप लोग बोलेंगे हीनयान। यानी कि महायान और हीनयान 2 प्रकार की इसकी शाखाएं होती हैं। महायान का अर्थ होता है बड़ा वाहन। और महायान में किस अवधारणा पर जोर दिया गया है यह पूछता है एग्जाम में, तो आप बताएंगे बोधिसत्व अवधारणा पर। महायान प्रचलित क्षेत्र जो है वह आपका हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत के बाद हो जाएगा आपका चाइना चीन, उसके बाद हो जाएगा जापान और हो जाएगा उत्तर कोरिया। इतना आपका महायान प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल पूछा जा रहा है। यह आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लोथल। तो लोथल जो है वह आपका गुजरात में आपका यह बसा हुआ है। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले पूछता है प्रश्न कि लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज एस ए राव ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा आप लोग। और पूछा जाता है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है आपका यह आपका भोगवा नदी पर स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा, भोगवा नदी पर स्थित है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट होकर के यहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछता है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और भी प्रश्न इससे बनता है कि लोथल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोथल को हड़प्पा का जो है आपका मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 5वां है वह बोला गया है कबीर की रचनाओं का संकलन
कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं के संकलन को हम बीजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कबीर की रचनाओं के थोड़ा भाग देख लेते हैं। कबीर की रचनाओं के 3 भाग हैं। पहला हो जाएगा आपका साखी, दूसरा शबद, तीसरा हो जाएगा रामायणी। आप लोग याद रखिएगा, साखी, पद, रामायणी बोला जाता है। कबीर की जो भाषा थी वह आपकी साधुकड़ी भाषा थी, और कबीर जो है वह निर्गुण भक्ति के थे। आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कबीर किस भक्ति के थे, तो आप लोग बोलेंगे निर्गुण भक्ति के। बीजक का अर्थ क्या होता है आपको पूछता है, तो बीजक का अर्थ होता है बीज या उसका मूल। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का महान राजा था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। कनिष्क की राजधानी जो है वह पुरेश्वर यानी कि पेशावर थी। कनिष्क का धर्म जो था वह आपका बौद्ध धर्म था, जो कि गौतम बुद्ध जी का धर्म है। बौद्ध धर्म इसका कनिष्क का था। कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग बोलेंगे कड़फिसेस इसका संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर जो 7वां है वह बोला गया है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो भक्ति जो शैववाद है, भक्ति आंदोलन में जो शैववाद है उसको हम लोग कहते हैं नैयार। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैव संतों को ही नैयार कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सब प्रश्न जितने भी आपको बताएंगे ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। नैयार की संख्या कभी कभी पूछती है, तो नैयार की संख्या कुल 63 दी गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और नैयार में भजनों का संग्रह पूछा जाता है, तो वह तेवार हम उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कालिदास द्वारा रचित थोड़े और नाटक देख लेते हैं। मालिका का नियंत्रण भी इनका नाटक हो जाएगा, और विक्रमोर्वशी भी इनका नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कालिदास का उपनाम पूछता है तो आप बताएंगे भारत का शेक्सपियर। चलिए देरी न करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, अजंता के चित्र सामान्य डैश होते हैं? तो अजंता के जो चित्र हैं वह सामान्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। चलिए अजंता के द्वारा थोड़ा और पूछ लेते हैं। भविष्य के बुद्ध कौन है, ये पूछता है बार बार। तो भविष्य के जो बुद्ध हैं वह आपको हो जाएंगे मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा गया है बहुत से पुराणों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देरी न करते हुए। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर जो 10 है वह बोला गया है, मिलिंद पन्नों में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए थे? तो मिलिंद पन्नों में जो है वह नागेश्वर जी हैं। इन्होंने वहाँ से इसके उत्तर ज़्यादातर दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है आपका वह है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो वह वेद हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। चलिए अथर्ववेद के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अथर्ववेद में जो कुल 20 कांड अथर्ववेद में पाया जाता है, 20 कांडों के साथ साथ इसमें कुल 731 सूक्तों की वर्णन इसमें किया गया है। और अथर्ववेद का उपनाम भी आयुर्वेद है, क्योंकि अथर्ववेद में आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद पूछता है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह आंसर आपके सामने है ब्रह्मवेद, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 बोला गया है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख हम लोग कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसकी भाषा हो जाएगी प्राकृत। आप लोग याद रखिएगा, आज के एग्जाम में भी इससे प्रश्न बनाया गया था, तो प्राकृत भाषा हो जाएगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि ये आपका हो जाएगा आज का, ये आपका हिस्ट्री हो जाता है, तो अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जा करके कमेंट कीजिए, हम उस पर आपका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है? तो वह हो जाएगा बुद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा का देवता कहा जाता है? चिकित्सा के देवता जो हैं वह हो जाएंगे धन्वंतरी जी, ऑप्शन नंबर डी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है वह बोध गया में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा कराया गया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। तो कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 18 है, सिकंदर महान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? तो सिकंदर जो था वह आपका यूनान से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बिंबिसार डैश का शासक था? तो बिंबिसार जो है वह आपका मगध का शासक था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महादेव वर्मन के पिता थे? तो संघमित्रा और महादेव वर्मन के पिता अशोक थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क जो है वह आपका कुषाण वंश से संबंधित था। प्रश्न नंबर 22 है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा चीनी यात्री नालंदा आकार और आकार एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो वह था वेन सॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 नंबर जो प्रश्न है वह बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों से बनी इमारतें, इसकी यही विशेषता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस राजवंश ने मौर्यों का स्थान लिया था? तो वह राजवंश था शुंग राजवंश। और प्रश्न नंबर 26 है, जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महानगर को जिला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से संबंधित है? तो धौलावीरा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है, गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो वह हो जाएंगे फाहियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति को डैश में लिखा गया था? तो मनुस्मृति को जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्रश्न नंबर 31 है, उस स्मारक का नाम बताइए जो सीट ऑफ द होली बुद्ध का प्रतीक है, जहां यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वह हो जाएगा धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें आशा है कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यह भी बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा उरुक, क्योंकि हड़प्पा भी इसका है, लोथल भी है और मोहनजोदड़ो भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद हैं इसमें से, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? इसका जवाब आप लोग जा करके फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अभी यह प्रश्न हमने प्रश्न नंबर दूसरा सेम ऐसा ही बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है और यह भी आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध किससे है? तो जो धनुर्वेद है इसका संबंध युद्ध की कला से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए धनु लिखा गया, धनु मतलब धनुष और बाण हो जाएगा, तो उससे आप लोग एग्जाम में टिक भी मार सकते हैं, युद्ध कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, विक्रमादित्य किस प्रकार गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमादित्य पूछा गया किसका दूसरा नाम है?
तो विक्रमादित्य हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। उदयीन ने मगध की राजधानी को डैश से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उदयीन जो है वह राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र राजधानी ले गया था। प्रश्न नंबर 40 है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो गौर करके देखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही फटाफट रिवीजन चाहिए 40-50 क्वेश्चनों का 10-12 मिनट में, तो डेली वीडियो से बने रहिए, क्योंकि इतने समय में आप लोग इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ अगर टाइम देंगे तो आप लोग का स्कोर जीएस में बहुत बढ़िया बूस्ट हो जाएगा। प्रश्न है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम बताइए। ये थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे पाएंगे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फटाफट 10 मिनट में हम फिर 40 क्वेश्चनों का समायोजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।